नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इनफर्टिलिटी, ये जो टॉपिक है ओबीजी का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इनफर्टिलिटी क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं और उसके जो भी कॉज है उस कॉज को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। यदि टेलीग्राम चैनल्स पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो सत्यम नर्सिंग टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा चैनल, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ये जितना भी पीडीएफ है हम वहीं पर शेयर करते हैं। चलिए हम लोग अपना टॉपिक पढ़ते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे इसको हम लोग थ्योरी भी इसका जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनफर्टिलिटी इज डायग्नोस्ड व्हेन अ कपल फेल टू कंसीव आफ्टर हाउ मच ड्यूरेशन ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनफर्टिलिटी हम लोग कब बोलेंगे, जब कोई कपल है कितने टाइम पीरियड तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो हम लोग उसको इनफर्टिलिटी कहेंगे। यानी कि ये टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है कि कितने मंथ या फिर कितने ईयर्स तक हो सकता है। इसका ऑप्शन ए है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 मंथ। 12th मंथ जो है ये इसका राइट आंसर होगा। 12 मंथ तक कोई भी कपल यदि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करता है और उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अपना थ्योरी को पढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग कहा है कि इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है। इनफर्टिलिटी जो है इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर लिखे हैं कि इट इट इज अ डिजीज। ये क्या है, एक डिजीज है। इट इज द डिजीज ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिजीज है, जिसमें मेल कॉज भी आता है और फीमेल कॉज भी आता है। अब इसका डिफिनेशन क्या है कि अनेबल टू कंसीव द प्रेगनेंसी। ये जो इनफर्टिलिटी है इसमें क्या होता है कि जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पाती है प्रेगनेंसी को। 12th मंथ और मोर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, 12 मंथ या फिर 12 मंथ से ज़्यादा हो जाता है रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड का मतलब कि विदाउट यूज ऑफ एनी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, कोई भी कंट्रासेप्शन मेथड यूज किए बिना अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करता है 12 मंथ या फिर उससे ज़्यादा, उसके बावजूद भी यदि प्रेगनेंसी फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है तो उसको हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कॉजेज क्या है इसका इनफर्टिलिटी का। तो 4 कॉज होते हैं। मेल कॉज 30 to 40% होता है, फीमेल कॉज 40 to 50% होता है। कंबाइंड में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, ये होते हैं 10%। और अननोन कॉज होता है 10%। अननोन कॉज को हम लोग इडियोपैथिक भी बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। पूछा जाता है कि इडियोपैथिक क्या है, तो अननोन कॉज को हम लोग इडियोपैथिक बोलते हैं, ये भी 10% होता है। नेक्स्ट अब हम लोग उसके टाइप, जो कॉज है उसको भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले 2 टाइप्स के होते हैं इनफर्टिलिटी, इसको हम लोग जान लेते हैं। इनफर्टिलिटी के टाइप्स पूछा जाए तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरा होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होती है कि फीमेल जो है वो एक बार भी कंसीव नहीं कर पाती है, मतलब फीमेल नेवर हैव बीन कंसीव, वो 0 टाइम्स जो है कंसीव किए, मतलब एक बार भी नहीं किए अभी तक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। लेकिन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी उसको बोलते हैं जो कि फीमेल एक टाइम तो कंसीव कर ली, एक बार प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, लेकिन अब सेकेंड टाइम वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंट क्या है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में तो बोलेंगे कि जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है वो उसमें फीमेल एक बार भी, इसमें एक बार भी कंसीव नहीं की है, 0 बार। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में एक बार कंसीव की है लेकिन आगे कंसीव नहीं कर पा रही है प्रेगनेंसी को, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट है कि जो हम लोग अभी पढ़े थे कॉजेज में, जिसमें जाने थे मेल कॉज और फीमेल कॉज। मेल कितना होता है तो 30 to 40%। मेल कॉज कितना होता है तो 30 to 40% मेल कॉज होता है। अब मेल कॉज में भी 3 कॉज आते हैं। एक आते हैं प्री टेस्टिकुलर कॉज, सेकंड आता है टेस्टिकुलर कॉज और पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज। प्री टेस्टिकुलर कॉज के आने का मतलब कि टेस्टिस से पहले,
टेस्टिकल स्लेप पहले क्या कॉज हो सकता है, हार्मोनल कॉज। हार्मोनल कॉज में हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है मेल हार्मोन, इसको हम लोग मेल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अमाउंट बॉडी में कम होने के वजह से मेल में इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकता है। सेकेंड है जो डिक्रीज हो रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एफएसएच, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोगोनाडोट्रोपिक, ये कॉज है। और सेकेंड कॉज है हाइपोगोनाडिज्म। और थर्ड है हाइपर प्रोलैक्टेमिया। प्रोलैक्टिन लेवल जो बॉडी में इंक्रीज हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर प्रोलैक्टेमिया। ये मेल में प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज होगा तो क्या कॉज करा सकता है, इनफर्टिलिटी। ये याद रखिएगा, क्योंकि मेल में प्रोलैक्टिन का लेवल कम होना चाहिए, यदि ज़्यादा होगा तो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं मेल कॉज के बाद मेल में ही टेस्टिकुलर कॉज। टेस्टिकुलर कॉज में है प्राइमरी टेस्टिकुलर कॉज। प्राइमरी टेस्टिकुलर कॉज में क्या है, मोस्ट कॉमन नॉन कॉज की बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसको याद रखिएगा। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, तो ये जो लिखे इसको याद रखिएगा 47XXY। ये पूछा जाता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटी है उसका संरचना क्या होता है, तो 47XXY होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मोस्ट कॉमन रिवर्सिबल कॉज। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि याद रखिएगा यहाँ पर आप लोग कि मोस्ट कॉमन रिवर्सिबल कॉज क्या होता है, तो वेरिकोसिल। वेरिकोसिल क्या होता है कि जो भी टेस्टिकल्स का हम लोग का ये वेन होता है वो डायलेट हो जाता है। याद रखिएगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वेरिकोज वेन, उसमें भी वेन डायलेट हो जाता है, आर्टरी डायलेट हो जाता है। उसी प्रकार से टेस्टिक का जो भी ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाता है। उस कंडीशन को हम लोग वेरिकोसिल बोलते हैं। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन, लेकिन रिवर्सिबल है, मतलब दोबारा इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये रिवर्सिबल कॉज है मेल इनफर्टिलिटी का, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज क्या है, टेस्टिकुलर कॉज मतलब टेस्टिस के बाद का कॉज क्या है, तो इस कंडीशन में एफएसएच नॉर्मल होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल होता है, लेकिन होता क्या है कि CBAVD कंजेनाइटल एब्सेंट ऑफ बाइलेटरल वास डिफरेंस। जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस क्या होता है, तो पैसेज होता है, पथवे होता है स्पर्म का, पथवे होता है, वास डिफरेंस होता है, एपिडिडाइमिस होता है, सेमिनल वेसिकल, ये सब जो जगह है, तो इसमें क्या होगा कि वास डिफरेंस क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा कंजेनाइटली। तो ये भी इनफर्टिलिटी का एक कॉज हो सकता है या फिर इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी इजैकुलेटरी डक्ट है जैसे यूरेथ्रा हो गया या फिर जो भी है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से हो सकता है यह रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। तो इसको याद रखिएगा कि रेट्रो मतलब पीछे होता है, मतलब कि जो ये हम लोग का स्पर्म है ये यूरिन के थ्रू बाहर आएगा, ब्लाडर में वो जाएगा और यूरिन के थ्रू स्पर्म बाहर आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। ब्लाडर में क्या हो जाएगा, स्पर्म मिक्स होगा, और यूरिन के थ्रू पास आउट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। नेक्स्ट है इससे मेल जो कॉज है उससे उसके स्पर्म से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हम लोग का एजुस्पर्मिया। एजुस्पर्मिया का मतलब होता है अब्सेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म यदि किसी भी मेल में अब्सेंट हो जाए तो उसको हम लोग एजुस्पर्मिया बोलते हैं। और एस्पर्मिया का मतलब होता है अब्सेंट ऑफ सीमेन। यहाँ पर क्या अब्सेंट होगा, सीमेन अब्सेंट होगा, सीमेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एस्पर्मिया बोलते हैं। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब कि जो अमाउंट है स्पर्म का ये कम हो जाएगा। नॉर्मल स्पर्म का अमाउंट कितना होता है, तो वो होता है मोर देन 20 मिलियन। 20 मिलियन होता है, लेकिन अब 20 मिलियन से कम हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। नेक्स्ट है स्थेनोजूस्पर्मिया। स्थेनोजूस्पर्मिया का मतलब होता है कि टोटल मोर्टेलिटी 42% से कम हो जाता है और प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी 30% से कम हो जाता है। स्थेनोस्पर्मिया में क्या बोले कि टोटल मोर्टेलिटी लेस देन, लेस है डबल एल हो गया है, लेस देन 42% और प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी स्पर्म का 30%। टोटल मोर्टेलिटी का मतलब कि स्पर्म जो होता है एक तो चलेगा सीधा डायरेक्शन में, एक चलेगा किधर, सीधा डायरेक्शन में, एक चलेगा
तिरछी साइड से, तो जो सीधा डायरेक्शन में चलता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल मोटिलिटी। तो ये स्पर्म का कितना होना चाहिए 42%। और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जो साइड से मूवमेंट करे उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। ये कितना होना चाहिए 30%। यदि इससे कम हो जाते है इसको हम लोग इस कंडीशन को क्या बोलते हैं स्टेनोजियोस्पर्मिया बोलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है टेराटोजियोस्पर्मिया। टेराटो मतलब टेराटोजेनिक्स से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो जाता है स्पर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं टेराटोजियोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया का मतलब होता है कि जो स्पर्म का साइज है वो छोटा हो जाता है। हाइपोस्पर्मिया में उसका अमाउंट कम हो जाता है। पाइवोस्पर्मिया का मतलब होता है कि पस इन स्पर्म, पस इन सीमेन, पस इन सीमेन। सीमेन में क्या आएगा पस आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पाइवोस्पर्मिया बोलते हैं। इस यहाँ तक हम लोग पढ़े कॉजेज से रिलेटेड। अभी तक हम लोग पढ़े इनफर्टिलिटी क्या होता है, उससे रिलेटेड उसका कॉज क्या है, उसके टाइप्स क्या है। मेल कॉज को हम लोग डिटेल में समझे। उससे रिलेटेड आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रिवर्सिबल कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी? ऑप्शन ए है क्लाइनफेल्टर, ऑप्शन बी ऑब्स्ट्रक्टेड एजियोस्पर्मिया, वेरिकोसिल और इडियोपैथिक। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे जितना भी बच गया मेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जानेंगे। इससे रिलेटेड जितना भी ऑप्शनल क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको जानेंगे। फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में जानेंगे, उसका कॉजेज और उसका ट्रीटमेंट जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। सत्यम नर्सिंग को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, सत्यम नर्सिंग सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। इस वीडियो को हम वहीं पर सेंड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।